प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 12 चैप्टर 14 को डिटेल से पढ़ेंगे। और ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने जल्दी आप लोग को पहले ही प्रोवाइड कर दिया है, तो वो लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, तभी ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और हमारा आज का टॉपिक है विभाजन को समझना। आखिर विभाजन किस प्रकार हुआ, इसकी राजनीतिक स्मृति और अनुभव क्या है, इसका आगे की चर्चा हम इस लेक्चर में करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर में पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। पाकिस्तान का नाम अस्तित्व में कैसे आया। पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब प से पंजाब और अफ़गान, क से कश्मीर, स से सिंध और बलूचिस्तान का स्थान लिया गया। नाम कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 और 1935 में लिखित 2 पर्चों में गढ़ा। रहमत अली इस नई इकाई के लिए अलग राष्ट्रीय हैसियत चाहता था। 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी इस विचार को केवल एक छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया था। 1930 तक देख सकते हैं आप। यूनिवर्सिटी पार्टी के बारे में जान लीजिए। पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी। यह पार्टी 1923 से 1947 के बीच काफ़ी ताकतवर थी। महासंघ या परिसंघ क्या होता है? आधुनिक राजनीतिक शब्दावली में इसका अर्थ है काफ़ी हद तक स्वायत्त और संप्रभु राज्यों का संघ, जिसकी केंद्रीय सरकार के पास केवल सीमित शक्तियाँ होती हैं। पाकिस्तान का प्रस्ताव। पाकिस्तान की स्थापना की मांग धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्त की मांग का प्रस्ताव पेश किया। इस अस्पष्ट से प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, बल्कि इस प्रस्ताव को लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनिवर्सिटी पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान ने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि वह ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें यह मुस्लिम राज और बाकी जगह हिंदू राज होगा। अगर पाकिस्तान का मतलब यह है कि पंजाब में खालिस मुस्लिम राज कायम होने वाला है, तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने संघीय इकाइयों के लिए उल्लेखनीय स्वायत्तता के आधार पर एक ढीले ढाले संयुक्त महासंघ के समर्थन में अपने विचारों को फिर दोहराया। बल्कि इस प्रस्ताव को लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनिवर्सिटी पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान ने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि वह ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें यह मुस्लिम राज और बाकी जगह हिंदू होगा। अगर पाकिस्तान का मतलब यह है कि पंजाब में खालिस मुस्लिम राज कायम होने वाला है, तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने संघीय इकाइयों के लिए उल्लेखनीय स्वायत्तता के आधार पर एक ढीले ढाले महासंघ के समर्थन में अपने विचारों को फिर दोहराया। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य की ज़रूरत पर जोर दिया था, मगर उस भाषण में इकबाल एक नए देश के उदय पर नहीं, बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। और ये पाकिस्तान का मांग किसने किया था? कैम्ब्रिज के चौधरी रहमत अली ने 1933 और 1935 में 2 पर्चा करा था। चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का स्वप्न देखा था। विभाजन का अचानक हो जाना। पीछे हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान के बारे में अपनी मांग पर लीग की राय पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए
सीमित स्वायत्तता की मांग से विभाजन होने के बीच बहुत ही कम समय, केवल 7 साल रहा। किसी को मालूम नहीं थी कि पाकिस्तान के गठन का क्या मतलब होगा और उससे भविष्य में लोगों की ज़िंदगी किस तरह तय होगी। 1947 में अपने मूल इलाके छोड़कर नई जगह जाने वालों में से बहुतों को यही लगता था कि जैसे ही शांति बहाल होगी वे लौट आएंगे। मुस्लिम लीग का प्रस्ताव 1940। मुस्लिम लीग के 1940 वाले प्रस्ताव की मांग के भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया जाए, जिन्हें बनाने में ज़रूरत के हिसाब से इलाकों का फिर से ऐसा समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्व क्षेत्र जैसे जिन हिस्सों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है उन्हें इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बन जाए। उन्हें इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिए जाएं, जिनमें शामिल इकाइयाँ स्वाधीन और स्वायत्त होंगी। लीग की मांग क्या थी? क्या वह वैसे पाकिस्तान की मांग कर रही थी जैसा हम आज देख रहे हैं? जैसे इलाकों में फिर से ऐसा समायोजन किया जाएगा कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों जैसे इन हिस्सों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है उन्हें इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिए जाएं। ये मांग थी और विभाजन हुआ किस प्रकार का, जो आज हम देखते हैं। शुरुआत में मुस्लिम नेताओं ने भी एक संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान की मांग खास संजीदगी से नहीं उठाई थी। शुरुआत में शायद खुद जिन्ना भी पाकिस्तान की सोच को सौदेबाजी में एक पैंतरे के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहे थे। शुरुआत में मुस्लिम नेताओं ने भी एक संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान की मांग खास संजीदगी से नहीं उठाई थी। शुरुआत में शायद खुद जिन्ना भी पाकिस्तान की सोच को सौदेबाजी में एक पैंतरे के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका वे सरकार द्वारा कांग्रेस को मिलने वाली रियायतों पर रोक लगाने और मुसलमानों के लिए और रियायतें हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के कारण अंग्रेज़ों को स्वतंत्रता के बारे में औपचारिक वार्ताएं कुछ समय तक टालनी पड़ी, लेकिन 1942 में शुरू हुए विशाल भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम था कि अंग्रेज़ों को जो झुकना पड़ा और उसके अफसरों को संभावित सत्ता हस्तांतरण के बारे में भारतीय पक्षों के साथ बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। युद्धोत्तर घटनाक्रम। जब 1945 में दोबारा वार्ताएं शुरू हुई तो अंग्रेज इस बात पर सहमत हुए कि एक केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाई जाएगी जिसके सभी सदस्य भारतीय होंगे, सिवाय वायसराय और सशस्त्र सेनाओं के सेनापति के। उनकी राय में यह पूर्ण स्वतंत्रता की ओर शुरुआती कदम होगा। सत्ता हस्तांतरण के बारे में यह चर्चा टूट गई क्योंकि जिन्ना इस बात पर अड़े हुए थे कि कार्यकारिणी सभा के मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार मुस्लिम लीग के अलावा और किसी को नहीं है। वे सभा में सांप्रदायिक आधार पर वीटो की व्यवस्था भी चाहते थे। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम सदस्य किसी फैसले का विरोध करते हैं तो उसे कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से ही पारित किया जाना चाहिए। उस समय की राजनीतिक हालत को देखते हुए लीग की पहली मांग काफ़ी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस का समर्थन करता था। इन वार्ताओं में उसके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मौलाना आज़ाद कर रहे थे और पश्चिमी पंजाब में यूनिवर्सिटी पार्टी के सदस्य भी ज़्यादातर मुसलमान थे। नवंबर 1939 में वायसराय के साथ बैठक से पहले महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना का चित्र। अंग्रेज यूनिवर्सिटियों को यूनियनिस्टों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पंजाब सरकार में उन्हीं का दबदबा था और वे अंग्रेज़ों के प्रति लगातार वफादार रहते थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली। 91.3% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में गए। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भी ऐसा ही बेजोड़ सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने सभी 30 आरक्षित सीटें जीती और मुस्लिम वोटों में से 86.6% उसके उम्मीदवारों को मिली।
सभी प्रांतों की कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 मुस्लिम लीग के पास गई। इसका मतलब है कि 1946 में जाकर ही मुस्लिम लीग खुद को मुस्लिम मतदाताओं के बीच सबसे प्रभुत्वशाली पार्टी के रूप में स्थापित कर पाई। अब जाकर वह भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी। लेकिन आपको याद होगा कि इन चुनावों में मताधिकार बेहद सीमित था। आबादी के केवल 10 से 12% तबके को ही प्रांतीय चुनावों में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। केंद्रीय असेंबली के चुनावों में तो केवल 1% लोगों को ही मताधिकार मिला था। विभाजन का एक संभावित विकल्प। मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने लीग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित राजनीतिक रूपरेखा सुझाने के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा। इस कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। इसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था, जिसकी केंद्रीय सरकार काफ़ी कमज़ोर होती और उसके पास केवल विदेश, रक्षा और संचार का जिम्मा होता। संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था। हिंदू बहुल प्रांतों को समूह क, पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल प्रांतों को समूह ख और पूर्वोत्तर असम सहित के मुस्लिम बहुल प्रांतों को समूह ग में रखा गया था। प्रांतों के इन खंडों या समूहों को मिलाकर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाना था। माध्यमिक स्तर की कार्यकारी और विधायी शक्तियां उनके पास ही रहने वाली थी। शुरुआत में सभी प्रमुख पार्टियों ने इस योजना को मान लिया था, लेकिन यह समझौता ज़्यादा देर नहीं चल पाया, क्योंकि सभी पक्षों की इस योजना के बारे में व्याख्या अलग अलग थी। लीग की मांग थी कि यह समूहबद्धता अनिवार्य हो, जिसमें समूह ख और ग के पास भविष्य में संघ से गलत होने का अधिकार होना चाहिए, अलग होने का अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों को अपनी इच्छा का समूह चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस कैबिनेट मिशन के इस स्पष्टीकरण से भी संतुष्ट नहीं थी कि शुरुआत में यह समूहबद्धता अनिवार्य होगी, मगर एक बार संविधान बन जाने के बाद उनके पास समूहों से निकलने का अधिकार होगा और बदली हुई परिस्थितियों में नए चुनाव कराए जाएंगे। इस प्रकार आखिरकार कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को लीग और कांग्रेस दोनों ने ही नहीं माना। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसके बाद विभाजन कमोबेश अपरिहार्य हो गया था। कांग्रेस के ज़्यादातर नेता इसे त्रासद मगर अवश्यंभावी परिणाम मान चुके थे। केवल महात्मा गांधी और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत NWFP के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान ही अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे। NWFP में महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता था, सुशीला नायर और अब्दुल सलीम के साथ अक्टूबर 1938 में विभाजन की ओर। कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को अमली जामा पहनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का फैसला लिया। पार्टी ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, मनाने का ऐलान किया। उसी दिन कलकत्ता में दंगा भड़क उठा, जो कई दिनों तक चला और उसमें कई हजार लोग मारे गए। महात्मा गांधी जानते थे कि उनकी स्थिति बिहार में एक आवाज़ जैसी है, लेकिन फिर भी वे विभाजन की सोच का विरोध करते रहे। किंतु आज हम कैसे दुखद परिवर्तन देख रहे हैं। मैं फिर वह दिन देखना चाहता हूँ जब हिंदू और मुसलमान आपसी सलाह के बिना कोई काम नहीं करेंगे। मैं दिन रात इसी आग में जल रहा हूँ कि उस दिन को जल्दी से जल्दी साकार करने के लिए क्या करूं। लीग से मेरी गुजारिश है कि वे किसी भी भारतीय को अपना शत्रु ना माने। हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही मिट्टी से उपजे हैं, उनका खून एक है, वे एक जैसा भोजन करते हैं, एक ही पानी पीते हैं और एक ही ज़बान बोलते हैं। प्रार्थना सभा में भाषण 7 दिसंबर 1946 को कलेक्टेड वर्कर्स ऑफ महात्मा गांधी खंड में ये दिया गया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो मांग उठाई है वो पूरी तरह गैर इस्लामिक है और मुझे इसको
पापपूर्ण कृत्य कहने में कोई संकोच नहीं है। इस्लाम मानवता की एकता और भाईचारे का समर्थक है, न कि मानव परिवार की एकजुटता को तोड़ने का। जो तत्व भारत को एक दूसरे के खून के प्यासे टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं, वे भारत और इस्लाम दोनों के शत्रु हैं। भले ही वे मेरी देह के टुकड़े टुकड़े कर दें, परंतु मुझसे ऐसी बात नहीं मनवा सकते जिसे मैं गलत मानता हूँ। ये हरिजन में 26 सितंबर 1946 को महात्मा गांधी ने लिखा था। पाकिस्तान के विचार का विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने क्या तर्क दिए वो आप देख सकते हैं इसमें। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के बहुत सारे भागों में हिंसा फैल चुकी थी। मार्च 1947 में कांग्रेस हाई कमान ने पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल 2 हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। कांग्रेस ने बंगाल के मामलों में भी यही सिद्धांत अपनाने का सुझाव दिया। अंकों के खेल में उलझकर पंजाब के बहुत सारे सिख नेता और कांग्रेसी भी इस बात को मान चुके थे कि अब विभाजन अनिवार्य विकृति है जिसे टाला नहीं जा सकता। उनको लगता था कि वे अविभाजित पंजाब में मुसलमानों से घिर जाएंगे और उन्हें मुस्लिम नेताओं के रहम पर जीना पड़ेगा, इसलिए वे भी कमोबेश इस फैसले के हक में थे। बंगाल में भी भद्रोक बंगाली हिंदुओं का जो तबका सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता था, वह मुसलमानों की स्थायी गुलामी, उनके एक नेता ने यही शब्द कहे थे, की आशंका से भयभीत था। संख्या की दृष्टि से वे कमज़ोर थे, इसलिए उनको लगता था कि प्रांत के विभाजन से ही उनका राजनीतिक प्रभुत्व बना रह सकता है। कलकत्ता की सड़कें अगस्त 1946 में लोहे की छड़ें और लाठियों लिए फिसादे थे। भाग 3 को पढ़कर ये जाहिर है कि पाकिस्तान कई कारणों से बना। आपके मत में इनमें से कौन से कारण सबसे महत्वपूर्ण थे और क्यों? कानून व्यवस्था का नाश। 1946 के उन रक्त रंजित महीनों के दौरान हिंसा और आगजनी में हजारों लोग मारे गए थे। मार्च 1947 से तकरीबन साल भर तक रक्तपात चलता रहा। इसका एक कारण यह था कि शासन की संस्थाएं बिखर चुकी थी। उसी समय बहावलपुर पाकिस्तान में तैनात पेंट्रेन मून नाम के एक अफसर ने इस बारे में लिखा था। समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि भारतीय सिपाही और पुलिस वाले भी हिंदू, मुसलमान या सिख के रूप में आचरण करने लगे थे। जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, वर्दीधारियों की पेशेवर प्रतिबद्धता पर भरोसा कमज़ोर पड़ता गया। बहुत सारे स्थानों पर न केवल पुलिस वालों ने अपने धर्म के लोगों की मदद की, बल्कि उन्होंने दूसरे समुदायों पर हमले भी किए। महात्मा गांधी एक अकेली फौज। इन सारी उथल पुथल में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए एक आदमी की बहादुराना कोशिशें आखिरकार रंग लाने लगी। 77 साल के बुजुर्ग गांधी जी ने अहिंसा के अपने जीवन प्रयत्न सिद्धांत को एक बार फिर आजमाया और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनका फैसला इस यकीन पर आधारित था कि लोगों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। वे पूर्वी बंगाल के नोआखली, वर्तमान बांग्लादेश से बिहार के गांवों में और उसके बाद कलकत्ता व दिल्ली के दंगों में झुलसी झोपड़पट्टियों की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को ना मारे और हर जगह उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों को हिंदू अथवा मुस्लिम दिलासा दी। अक्टूबर 1946 में पूर्वी बंगाल के मुसलमान हिंदुओं पर निशाना कस रहे थे। गांधी जी वहां गए, पैदल गांव-गांव पहुंचे और उन्होंने स्थानीय मुसलमानों को समझाया कि वे हिंदुओं की रक्षा करें। इसी तरह अन्य स्थानों पर जैसे कि दिल्ली में उन्होंने दोनों समुदायों में पारस्परिक भरोसा और विश्वास बनाने की कोशिश की। जान बचाने के लिए भागकर पुराने किले के भीड़ भरे शिविर में पनाह लेने वाले शहीद अहमद देलवी नामक दिल्ली के एक मुसलमान ने 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में गांधी जी के आगमन को बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों के आने जैसा महसूस किया। देलवी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मुसलमान एक दूसरे से कहने लगे थे, अब दिल्ली बच जाएगी। नोआखली में महात्मा गांधी की एक झलक पाने को इकट्ठा गांव वालों का हुजूम।
क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है, इसलिए इसमें पिक्चर साफ से नहीं दिखाया गया है। और यहाँ पे बिहार में एक दंगा पीड़ित गांव के लोग महात्मा गांधी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 28 नवंबर 1947 को गुरु नानक जयंती के मौके पर जब महात्मा गांधी गुरुद्वारा शीशगंज में सिखों की एक सभा को संबोधित करने गए तो उन्होंने देखा कि दिल्ली का दिल कहलाने वाले चांदनी चौक की सड़क पर एक भी मुसलमान नहीं था। उसी शाम को अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे लिए उससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि चांदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं है। गांधी जी अपनी हत्या तक दिल्ली में ही रहे और आखिरी दिनों में मुसलमानों को शहर से बाहर खदेड़ने की सोच से तंग आकर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया था। आश्चर्यजनक बात है कि पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी भी अनशन में उनके साथ बैठते थे। मौलाना आज़ाद ने लिखा है कि इस अनशन का असर आसमान की बिजली जैसा रहा। लोगों को मुसलमानों के सफाई के अभियान की निरर्थकता दिखाई देने लगी, मगर हिंसा का यह नंगा नाच आखिरकार गांधी जी की शहादत के साथ ही खत्म हुआ। दिल्ली के बहुत सारे मुसलमानों ने बाद में कहा, दुनिया सच्चाई की राह पर आ गई थी। भारत छोड़ते समय अंग्रेज़ों ने शांति बनाए रखने के लिए क्या किया? महात्मा गांधी ने ऐसे दुखद दिनों में क्या किया? बंटवारे में औरतों की बरामदगी। पिछले तकरीबन 1.5 दशक से इतिहासकार बंटवारे के दौरान आम लोगों के अनुभवों की पड़ताल कर रहे हैं। कई विद्वानों ने उस हिंसक काल में औरतों के भयानक अनुभवों के बारे में लिखा है। उनके साथ हुए बलात्कार, उनको अगवा किया गया, बार बार बीचा खरीदा गया, अनजान हालात में अजनबियों के साथ एक नई ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया गया। औरतों ने जो कुछ भुगता था उसके गहरे सदमे के बावजूद बदले हुए हालात में कुछ औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन विकसित किए, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में कोई संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। इस तरह की बहुत सारी औरतों को ज़बरदस्ती घर बिठा ली गई, मानते हुए उन्हें उनके नए परिवारों को छीनकर दोबारा पुराने परिवारों या स्थानों पर भेज दिया गया। जिन औरतों के बारे में फैसले लिए जा रहे थे उनसे इस बार भी सलाह नहीं ली गई। अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला लेने के उनके अधिकार को एक बार फिर नज़रअंदाज कर दिया। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुहिम में कुल मिलाकर लगभग 30,000 औरतों को बरामद किया गया। इनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया। यह मुहिम 1954 में जाकर खत्म हुई। इज्जत की रक्षा। विद्वानों ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि इस भीषण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे के काल में किस तरह समुदाय की इज्जत बचाने की सोच भी एक अहम भूमिका अदा कर रही थी। इज्जत का यह विचार मर्दानगी की एक खास अवधारणा पर आधारित था, जिसमें मर्दांगनी जन औरत और ज़मीन पर मालिकाने से तय होती है। उत्तर भारतीय किसान समाजों में यह खासा पुराना विचार रहा है। मर्द का पुंसत्व उसकी इस काबिलियत में निहित माना जाता था कि वह अपनी चीज़ों यानी जन और ज़मीन को औरों के कब्जे से बचाए रख सकता है या नहीं। अक्सर इन दो सबसे प्राथमिक संपत्तियों पर ही टकराव शुरू होता था और अक्सर ही औरतें भी इन्हीं मूल्यों को आत्मसात कर लेती थी। आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। इसका आगे का पार्ट मैं जल्द प्रोवाइड कर दूँगी। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।